ठीक है, उसमें आपका 80 मार्क्स का रहेगा। आपको 20 मार्क्स कहाँ से मिलेगा? प्रैक्टिकल मिलेगा। तो कोई भी कॉलेज होता है कि 19 या 17 तक दे देता है, स्कूल जो है कि 19 या 17 देगा। तो इन्हें से फिक्स कितना हो गया? 17 हो गया। अब एकरा में 80 है, 80 में से आपको 40 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। 80 का ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन बनाना क्या को रहेगा? 40 को ही बनाना रहेगा। तो बताइए 40 पूरे, अगर जो जो पहले याद है पहले उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। जो तो पूरी तरह से याद है पहले उसी पर टिक लगाना है। अब गिन लेना उस पर रंग के, जितना तुम टिक पर लगाइए इसकी सही सही, इसका आंसर हम जानते हैं तो उसको सही से टिक लगा लेना। ठीक है, टिक लगाने के बाद अब जो कै गो हम सही से पूरा मार लिए, मान लो कि तुम 30 गो सही मार ले हैं, 30 रंग लेना, बचा 10 गो। अब जिसमें डॉट है उसमें जाना कि जानते हैं लेकिन भूल रहे हैं, तो उसको उसमें कुछ नहीं तो कुछ सही होगा। मैंने तुम्हारा सोचो तो 80 में से न 40 प्रश्न ऐसा होगा, 50 प्रश्न के तुमको मुंह पर रटल होगा। मैंने सेट इतना बार इस सेट चालू करेगा न कि आपका मुख पर याद हो जाएगा 40 का ऑब्जेक्टिव, वहां जाओगे तो 40 और 17 जोड़ो कितना हुआ? 57। अब बचा कौची? 40 नंबर थ्योरी, 40 नंबर थ्योरी। तो 40 नंबर थ्योरी में से तुमको कोई कोई प्रश्न, कोई क्या सभी प्रश्न याद होगा। सभी साइंस में सभी प्रश्न सोचो याद होगा। अब सभी में दुगना, जैसे मान लो कि जिसमें 12 गो रहता था उसमें कितना क्वेश्चन है? 24 गो। 24 में कई गो बनाना रहता है? 12 गो के जवाब देना रहेगा। 20 में 10 के जवाब देना रहेगा। 5 नंबर वाला में 2 गो में 1 के जवाब देना रहेगा। 2 गो सभी में रहेगा ना, 1 जवाब देना रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो जवाब नहीं दे पाएगा, आराम से दे सकते हो। मैंने सोचो नहीं इतना ऑब्जेक्टिव मैंने रिपीट हो जाएगा ने, हाँ इतना कि तुमको 40 एकदम फिक्स है कि नंबर कटने नहीं देंगे, जो याद रहेगा। ठीक है, उसे कंप्लीट तो शुरू करते हैं। देखो इधर, ठीक है, देखिए पहला कहता है क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है, कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है मुख्य फोकस, दूसरा ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या, तीसरा ऑप्शन है आपका है प्रधान अक्ष, और चौथा जो है गोलीय दर्पण का द्वारक क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण का द्वारक। क्यों कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जिस इस तरह से समझ में, और जो सीमा रेखा ये है ना ये वाला, इसकी मुटैया, इसकी क्या है? मुटैया, उसी को हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे समझिए वक्रता त्रिज्या माने आपका त्रिज्या दिया हुआ बड़ा आर 32 सेंटीमीटर, और तुमको निकालना है एफ बराबर। तो एफ बराबर क्या होता है ये पहले बताइए। एफ बराबर क्या होती है? r/2 2r। एफ बराबर क्या होता है? नहीं, r/2। तो r कितना है? 32/2, 16 दूनी। अब यहाँ पर आपको 32 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए 16 तो है लेकिन एक प्लस और एक है माइनस, तो एक हमेशा याद रखना कि उसे उत्तल अर्थात उठल ऊपर वाला में क्या रहेगा? प्लस। तो आर क्या रहेगा? प्लस में। एफ भी क्या रहेगा? लेकिन अवतल माने नीचे, तो एफ और आर उत्तल में एफ और आर हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। और अवतल में क्या चीज हो गया? उत्तल में। और अवतल दर्पण में आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक। समझ में आया? ये हमेशा ध्यान देना। और जो इसको मालूम कर लिया कि फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसमें धनात्मक होती है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस में आंसर क्या चीज में आएगी? तो प्लस 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन
सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, क्या हो? ऋणात्मक, तो उस प्रतिबिंब की प्राकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, अगला कहता है कि चौथा क्वेश्चन कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता है इस पर। ऑप्शन ए है नेत्रोदय अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया के, देखो कॉर्निया के जो आंख के बाहरी पृष्ठ होता है वो क्या होगा? अप्रवर्तन। क्या होगा? अप्रवर्तन होती है। अगला क्वेश्चन कहता है जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है? वायुमंडल से गुजरता है, तो वायु के सूक्ष्मतम कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? किस प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? तो यहाँ पर पहला है कि ऑप्शन ए में है लाल, ऑप्शन बी में है नारंगी, ऑप्शन सी में है हरा, ऑप्शन डी में है नीला। तो कौन सा रंग होगा? नीला। कौन सा रंग होगा? काय कि देखो क्या कहा, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्मतम कण किस रंग के प्रकाश के अधिक प्रबल से प्रकीर्णन कर देती है? तो नीला। देखा होगा नीला, ऐसी आकाश क्या दिखती है? नीला ही दिखती है। अगला ऑप्शन कहता है भारत में, बोला भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। विद्युत धारा की क्या है? आवृत्ति है। कितना होती है आवृत्ति? तो 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज। तो कितना होगा? 50 हर्ट्ज होती है विद्युत धारा की, प्रतिवर्ती विद्युत धारा की कितना हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज हर्ट्ज जैसे पढ़ते हैं। ठीक है, कितना होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन इसको बनाना होगा। ठीक है, अब इसमें कहता है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर, किसी वोल्ट मीटर के ओभी और आई भी के बीच, मान लो कि एक स्केल मान लिए, ये माने ओभी और इसको माने आई भी के बीच 20 विभाजन चिन्ह है। कितने विभाजन चिन्ह? 20 विभाजन चिन्ह, माने 20 को 20 से क्या कर दिया गया? तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापक है, माने लिस्ट में काउंट कितना होगा? 0.5 वोल्ट, 0.05 वोल्ट, 0.005 वोल्ट, 0.005 वोल्ट। तो क्या होगा ऑप्शन? 0.05 वोल्ट। ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक, माइक्रो नैनो, नैनो का मतलब 9, मिली का मतलब, और माइक्रो का मतलब -6। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या आएगा? सी। 9 क्वेश्चन, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? ऑप्शन है ए में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। तो आपका ऑप्शन होगा बी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। हम लोग पढ़े होंगे नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ऑप्शन बी। 10वां क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? लाल, हरा, काला, पीला। तो इसमें क्या हो जाएगा? सॉरी, काला। सी। ऑप्शन क्या होगा? काला, सी। अब है कि 11वां क्वेश्चन क्या है
किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? ऑप्शन ए है कि विद्युतीय जनित, विद्युतीय मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। विद्युत मोटर। तो आपने वलय के आकार की इस तरह से आकार देखा होगा, विद्युत मोटर है, उसमें स्ट्रक्चर ही देखता है ना, कार्बन लगल है, तो आपका क्या होगा? विद्युत मोटर। किसमें वलय लगा मिलेगा? विद्युत मोटर। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? माने जल विद्युत संयंत्र से किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो बोला तापीय, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा। तो आपके होगा स्थितिक ऊर्जा, क्योंकि जल को क्या करता है? संग्रहित करता है, और जल को डायनमो पर गिराया जाता है, जिससे हमें विद्युत उत्पन्न होती है। क्या होती है? तो इसका मतलब हम ऊर्जा को क्या लिखे हैं? स्थिर में रखे थे, तो इसमें क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा? स्थितिज। ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन? नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र। जल्दी अगर तुम बर्थडे मनाती है, बहुत जल्दी बर्थडे मनाता है जी, हैं? अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? ऑप्शन ए है CaCO, ऑप्शन बी में है Ca*OH होल 2, ऑप्शन सी है COCO3, ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन CaOH होल 2, CaOH होल 2। ए मेरा क्या है? बुझा हुआ चूना है, जिसे हम लोग बोलते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15वां। जिंक माने Zn प्लस कॉपर सल्फेट जब मिला तो बना क्या? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? मानी जो दिया गया अभिक्रिया किस प्रकार के काम कर रहा है? पहले तो ध्यान लगाइए कि ई गया तो बेचारा इससे जुट गया, और क्या हो गया? हट गया, माने प्रतिस्थापित हो गया, विस्थापित हो गया। तो यहाँ पर समझना, पहला ऑप्शन संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन विस्थापन अभिक्रिया, और डी में वियोजन अभिक्रिया। तो आपका क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो तत्वों का विस्थापित नहीं किया गया है। तो आपका ऑप्शन है बी होगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन। कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पीएच संभावित मान हो सकता है। क्या होगा? ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में है 7, ऑप्शन सी में है 8, ऑप्शन डी में है 10। तो क्या होगा? 5। कितना होगा? 5। सीधा कहा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो क्या 5 से कम है तो क्या कहलाता है? अम्ल ना। तो क्या होगा?
7 से कम क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। तो आपका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए 17वां क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? मैंने कहा ऑक्जेलिक जो अम्ल है वो प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन हो सकता है? ऑप्शन ए संतरा में, टमाटर में, सिरका में, इमली में। तो आपका ऑक्जेलिक अम्ल जो पाई जाती है वो टमाटर में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? टमाटर में। तो ऑप्शन बी होती है। और संभावना है कि इस वर्ष ये ऑब्जेक्टिव जो हो रही है वो हो सकता है कि इस वर्ष एकदम पूरा झगड़ जाए, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिए और पढ़िए, मुंह पर इसे याद कर लीजिए, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हो सकता है? सबसे अधिक क्रियाशील। ऑप्शन ए Mg, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम। माने इसमें से सबसे क्रियाशील, सबसे अधिक रिएक्ट कौन कर सकता है? पोटेशियम करेगा। काय बाबू, सोडियम से खतरनाक कौन होती है? पोटेशियम। सोडियम नहीं, पोटेशियम काम करेगा, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 19वां क्वेश्चन कहता है एक्वा रेजिया, जिसे हम रॉयल जल कहते हैं, रॉयल जल किस अनुपात में सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्रण नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? सॉरी, ताजा मिश्रण होता है। अब देखते हैं किसमें कितना मिश्रण होता है। अभी देखना है 3.2 में, 2.3 में, 3.1 में, 1.3 में। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, 3:1। 3:1 होगा, क्योंकि इसमें है एक्वा रेजिया जिसे हम रॉयल जल, और इसमें नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण किया गया है, ठीक है। तो आप लोग के दो यहाँ देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और इधर से हो गया एक्वा रेजिया जल मानो H2O, और इसमें कहता है नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण नाइट्रिक अम्ल NH3। नाइट्रिक अम्ल देखो ये H का गो है, 3 गो, इसमें कई गो है? 1 गो। तो इसको और इसको ना हमको पता करना है, जल के थोड़ी करना है। तो इसका अनुपात 1 है और इसका क्या है? 3 है। तो क्या होगा? 3:1 में है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है कि कार्बन है, H लगा हुआ और डबल बॉन्ड लगा हुआ, मैंने इसको बोलेंगे CHO, सिंगल बॉन्ड CHO का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है? माने इसका जो समूह है इनमें से कौन हो सकता है? कीटोन बन सकता है, कार्बोजाइलिक अम्ल बन सकता है, एल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है। तो कीटोन नहीं होगा, एल्कोहल तो होगा नहीं, कहीं इसका OH होता है, कार्बोजाइलिक अम्ल होगा नहीं। तो ऑप्शन आपका क्या हो सकता है? ऑप्शन एल्डिहाइड, ऑप्शन डी होगा एल्डिहाइड। कीटोन का होता है CO, कीटोन का क्या होता है? CO, ठीक है। ये नहीं, एल्डिहाइड ही होगा, ठीक है। ऑप्शन डी तो सही दे है। अगला है प्रोपेन का आणविक, प्रोपेन का यहाँ पर आणविक होगा, प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है, सूत्र C3H8 है। इनमें से कौन हो सकता है? और इनमें से देखता है कौन होता है। 7 सहसंयोजक आबंधक हो सकता है, 8 सहसंयोजक बंधक हो सकता है, 9 सहसंयोजक बंधक हो सकता है, 10 सहसंयोजक बंधक हो सकता है। कितने बंधक हो सकता है? यहाँ 8 है, तो कितने बंधक, सॉरी 3 है ना, 3 कार्बन है, कितने बंधक होगा? 10। 20वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन, सॉरी। अब इसे समझना, आधुनिक आवर्त सारणी में बाई से
दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज अर्थात आकार बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? घटता है। जैसे जैसे बाईं से दाईं ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा? घटेगा। और दाईं से बाईं ओर आएंगे तो बढ़ेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन? बी। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है? कितने खड़े लाइन होते हैं? 7, 9, 15, 18। ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन कौन होगा? 18 होगा। कौन होगा? 18। ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या होगा? डी। इसमें क्वेश्चन ऑप्शन डी। तो इसमें क्वेश्चन देख लो। तो इसमें क्या कहता है? एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तंतु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? इसमें क्या होगा? नीला, हरा, नारंगी, पीला। तो क्या हो सकता है? नीला। आपका क्या आएगा? नीला ही। क्या कि सोडियम बाई कार्बोनेट है। ठीक है, तो क्या बनेगा? सूचक नीला बनेगा। सॉरी, हरा नहीं, ऑप्शन ए होगा नीला। क्या बनेगा? नीला बनेगा। ठीक है, कहता है 25वां क्वेश्चन कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जो जलता है तो उसका लौ जो उत्पन्न होती है, मैग्नीशियम फीता जलता है तो उस समय उसका जो जलती है वो लौ जो निकलती है कैसा रंग होती है? पीला, नीला, चमकीला, उजला एवं सॉरी डी ऑप्शन में लाल। इसमें क्या होगा? चमकीला होता है और उजला, थोड़ा उजला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा ऑप्शन। अब इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील, किसको लिया गया भाई? लोहे के कील को डुबाया गया तो आधे घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन है। तो उस जांच परख नली विलयन था, कैसा था भाई? उसमें ZnSO4 था, CuSO4 था, FeSO4 था, Al2SO4 के और 3 था। और इसमें कौन हो सकता है? ऑप्शन सी। आप क्योंकि इसमें खुद समझिए क्या लिखल है? लोहे की कील, तो लोहे की मात्रा इसमें कौन है? FeSO4, FeSO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? एकदम सिंपल। पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्फाइग्नो, मैग्नोमीटर। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? सी, स्फाइग्नो मैग्नोमीटर। ठीक है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थका बनाकर अवरुद्ध करता है, माने रोकता है ब्लड को कि बहने नहीं दे? तो पहला ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं जिसे आरबीसी बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, सी में है प्लेटलेट्स और डी में है लसिका। इसमें से कौन थका जमाने का काम है? तो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स अगर कम हो जाएगा तो आपका जो ब्लड है वो कभी थका जमेगा नहीं। प्लेटलेट्स भी हमारे ब्लड में रहनी जरूरी है हमारे शरीर में, आरबीसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29 कि सॉरी इसका ऑप्शन जो होगा प्लेटलेट सी ऑप्शन होगा। ठीक है, 28 का 29 का
अप टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है भाई? तो ऑप्शन ए में कहता है सोडियम की क्लोरीन की फास्फोरस, इनमें से सभी। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी होगा। क्या होगा? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। सोडियम भी, क्लोरीन भी, फास्फोरस, इनमें से सभी। ऑप्शन डी। ऑप्शन 29 का डी होगा। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो पहला अग्र मस्तिष्क माने आगे वाला भाग, मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क, इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्या होगा? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो होता है हमारे संतुलन को अनुरक्षित करता है, हमारे ब्रेन को संतुलित बनाए रखता है, संतुलित बनाए रखता है। फिर अगला 31वां क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक होता है। साइटोकिनिन सहायक होता है। तो पहला ऑप्शन है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, दूसरा तने के वृद्धि के लिए, तीसरा पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, चौथा डी ऑप्शन इनमें से सभी। इनमें से ऑप्शन क्या होगा? बी होगा कि तने के वृद्धि को बढ़ाने में करता है, जिसे हम लोग साइटोकाइनिन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक है, साइटोकाइनिन होनी चाहिए। ठीक है। फिर हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? जो हाइड्रा प्रजनन करता है, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समंग, मुकुलन, विखंडन। तो आपका जो होगा इसमें मुकुलन होगा। क्या होगा? मुकुलन। क्योंकि मुकुलन क्या होता है? बडिंग बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। बड इसलिए टूटती है, शरीर का टूट का निर्माण होती है। तो इसमें जो होता है मुकुलन होती है, हमेशा मुकुलन विधि है। अब पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनाता है? ऑप्शन ए है बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो फिर से सुनिए, पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनाता है? तो आपका हो सकता है फूल का जो पुष्प भाग है पराग कण बनाता है, तो पुंकेसर। पुंकेसर का मतलब आपको बता देते हैं, पुंकेसर फूल में इस तरह से रहते हैं, जिसे हम लोग एंथर बोलते हैं। ये फिलामेंट होता है और ये दोनों मिलकर क्या बन जाती है? पुंकेसर, जिसे एंड्रोसियम कहा जाता है। बताया था ना। चलिए ऑप्शन सी होगा। 33 का सी। 34 का क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी, इनमें से कौन नहीं है? मादा जनन में तो अंडाशय होवे करेगा, गर्भाशय होवे करेगा, शुक्रवाहिका नहीं, डिंब वाहिनी होवे करेगा, शुक्रवाहिका हाँ नहीं होगा। ये क्या होता है? पुरुष में। किसमें होता है? पुरुष में। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिए 35, वंशागत नियमों का प्रतिपादक किसने किया? प्रतिपादन होनी चाहिए, प्रतिपादन किसने किया? तो चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, सीजे बोस ने, गेगर जॉन मेंडल ने। तो गेगर जॉन वंशागत नियम, तो गेगर जॉन मेंडल ने, ने। इसमें जेनेटिक्स आप लोग पढ़े होंगे, अंतिम चौथा 6 चैप्टर। चलिए ठीक। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्रों का युग्मक होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का, तो बताइए स्त्रियों में क्या होता है? XY
एक्स एक्स, वाई वाई, इनमें से सभी नहीं। तो इसमें सिर्फ क्या होता है, एक्स एक्स होता है। और वही यहाँ पर सवाल पूछ दे पुरुषों में तो एक्स वाई होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी होगी, एक्स एक्स, क्योंकि स्त्रियों में पूछा है। 37वां क्वेश्चन है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। भाई क्यों? तो पहला कि मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, और इनमें से सभी होगा। तो इनमें से कौन होगा? क्लोरोफिल को घोलने के लिए। क्लोरोफिल को क्या करने के लिए? घोलने के लिए। इसलिए आयोडीन में पहले किसको डुबाई, सॉरी, पत्ती को किसमें डुबाई जाती है? अल्कोहल में डुबाई जाती है। प्रश्न नंबर 38 आगे क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। कितना तक? 5x माने 5 गुना 10 माने 50 पर, माने 5x पर, माने 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर, माइक्रोस्कोप पर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर कितना देखी जाती है? 10x पर माने 100 गुना, सॉरी 10 गुना। कितना गुना? 10 गुना देख सकते हैं। ठीक है, बड़ा करके। 39वां क्वेश्चन कहता है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ध्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग। क्या कहलाएगा? सिनेप्स। क्या कहलाएगा? सिनेप्स कहलाता है। सिनेप्स कहलाता है। 40वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं तथा आम। पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन में घास, बकरी तथा मानव। सी ऑप्शन में बकरी, गाय, हाथी। डी ऑप्शन में घास, बकरी, मछली। तो ऑप्शन क्या होगा? घास, बकरी, मानव। आपका हो गया बी। आपका ऑब्जेक्टिव हो गया समाप्त। आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? समाप्त। अब है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव आज क्वेश्चन बता देते हैं, कल इसे आप लोग क्या करके लाइएगा? बना करके, और हम अगले क्लास में आपको क्या देंगे? इसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। तुम लोग सोचता है कि बहुत भारी है, लेकिन भारी पूछता बिहार बोर्ड में नहीं, सिंपल ही बिहार बोर्ड में पूछता है, जो बच्चे बना नहीं पाते हैं। बच्चे बना नहीं पाते हैं। देखिए, कहता है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें और इसे किरण आरेख दर्शाएं। किरण आरेख का मतलब है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे इस तरह से देखो, इस तरह से खींचा ना, ये बना क्या? आपतित किरण, आईने से परावर्तित किरण। तो सिंपल है, किसी समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, और समतल सतह से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। और इसके बीच जो कोण बनेगा, इसके बीच क्या बनेगी? सॉरी, यहाँ से एक अभिलंब खींचेंगे तो एक कोण बनेगा। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कौन बनेगा? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कौन बनेगा? प्रवर्तन कोण। समझ में? और इसका एक चित्र बना देना, आलेखित देना, यही हो जाएगा। ठीक है, अब कि दूसरा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्त कचाभ रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? माने पूरा लाल रंग क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय हो उस समय और सूर्यास्त होता हो उस समय, माने डूबते समय और उगते समय दोनों सूर्य को देखना बहुत अधिक लाल होती है। आखिर क्यों होती है? तो कोई कहता है प्रकाश के वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण होता है। तो उसको अच्छे से कल परिभाषित करके लाइएगा, नहीं तो कल हम यहाँ परिभाषित करके देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन हम देते जाएंगे अगले क्लास में।
हम खाली क्वेश्चन बता दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचे जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोध और 8 ओम प्रतिरोध तथा एक 12 ओम प्रतिरोध तथा एक फ्लैंग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हो। मैंने वैसा एक चित्र बनाना है। क्या बनाना है? चित्र बनाना है। चलिए चौथा क्वेश्चन, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस तंत्रियों के तापमान अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, ये भी कल बताएंगे। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं आप लोग से। अगर बनता है तो जितना बनाना है और जो नहीं बनता है वो तो बते करेंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है फ्लेविंग का दक्षिणी हस्त नियम लिखे। फ्लेविंग का दक्षिणी हस्त नियम लिखे। फ्लेविंग का दक्षिणी हस्त नियम सबको बताया गया है। विद्युत धारा वाला चैप्टर देखना जाके। ठीक है, उसमें परिभाषा लिखा है, उसे क्लियर कीजिएगा। छठा क्वेश्चन है हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में सबसे ज्यादा ऊर्जा से जो वैकल्पिक स्रोत हमारे ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को जो निर्माण होगा, सौर ऊर्जा का निर्माण होगा, इसलिए सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देनी जा रही है? वैकल्पिक ऊर्जा पर। ठीक है, स्रोतों पर। ऐसे सब कल अच्छा से तुम सोल्यूशन कई वो क्वेश्चन होगा बनाए थे। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय, वो सब क्या था? लघु उत्तरीय। वो सब क्या था? लघु उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर की पूछती है, कहता है विद्युत शक्ति क्या है। विद्युत शक्ति क्या है, और दो इसमें क्वेश्चन है 7 का। विद्युत शक्ति क्या है, और बी में है कि निगम करें कि H बराबर IR2, मैंने सिद्ध करना है कि H बराबर क्या लेना है? IRT, IRT। जहां H क्या है? किसी प्रतिरोध का, और R प्रतिरोध है, और विद्युत धारा I है, और उसे द्वारा T समय में उत्पन्न उष्मा की मात्रा है। उस तरह से निकालना है। और इसमें भी C, इसमें भी और है ऑप्शन। इसमें कहता क्या है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है, ये भी। अब अथम देखिए, अगर ये सब नहीं बना तो अथम सवाल दिया हुआ है। ठीक है, कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? बहुत आसान है कि सूर्य से आता हुआ प्रकाश के किरणें, सूर्य से आता हुआ प्रकाश के किरणें जब छोटे छोटे कणों पर पड़ती है तो वह कण उस प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और शेष प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फिर प्रकाश का वर्णपट क्या है? इस वर्ण विक्षेपण। वर्णपट क्या है ये भी बताएंगे प्रिज्म के अनुसार। और सी में है कि कांच के प्रिज्म से गुजरते हुए श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की व्याख्या करें। सातों रंग है ना, उसको व्याख्या करना। चलिए फिजिक्स था। अब दीर्घ उत्तरीय में, लघु उत्तरीय में आपका केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री। अभी जितना क्वेश्चन दिए थे वो सब क्या था? फिजिक्स में था। अब क्या रहेगा? केमिस्ट्री। लघु उत्तरीय में कहता अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ये छोड़ने वाला नहीं है। अवक्षेपण, उदासीन, विस्थापन, ये सब मुंह पर रख लो, ये हमेशा आता है। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण देकर समझाना है। एक उदाहरण देकर क्या करनी है? समझाना है। उदाहरण दे दीजिएगा अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए करके। 9 वाला, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? पता है, जो जल है उसके अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? ठीक है, फिर अम्ल के बारे में बताएंगे। अम्ल चैप्टर में पढ़ाए हैं। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। सबके समीकरण लिखना है। जैसे भाप के साथ लोहा का, जल के साथ, भाप में जले ना है, रिएक्ट क्या करेगा? जल के साथ कैल्शियम को, जल के साथ कैल्शियम को। सिंपल देखो, भाप में जल H2O रिएक्ट करेगा Fe, तो क्या बनेगा? निकल होगा जल के साथ अभिक्रिया H2O प्लस Ca, क्या रिएक्ट करेगा? ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन। नहीं, कोई कहता है कि जब लोहे को जब भाप के साथ गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो क्या निर्माण होता है? ये गर्म क्वेश्चन समझ आ गया।
निम्नलिखित यौगिक की संरचना चित्र बनाए सब। क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन माने 3 गो, 1 2 3 प्रोपेन हुआ। क्लोरो तो क्लोरो है तो कहीं पर आप लगा सकते हैं Cl, यहाँ लगा दो Cl, हो गया। तो ऐसा लिखना है CH3 CH3 CH2Cl, और यहाँ पर भी लगा देगा तो गिनती हो जाएगी, गिनती नहीं है। फिर प्रोपेनोइक अम्ल, ए बच्ची सॉरी एकदम सोना आएगा, इतना अच्छा बता रहे हैं। और हम क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नहीं निकालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैल्शियम और क्रोमियम का, कैल्शियम का क्या होता है इसे शॉर्ट में 2882 हुआ ना है। और क्रोमियम, क्रोमियम कितना होता है 22 की 23 है, इतना हो। आगे बढ़ते जाइए, ठीक है, बताएंगे लेकिन सब कल सोल्यूशन देंगे, आज हम तो क्वेश्चन बता रहे। 13 में पहला क्वेश्चन है, क्या होता है जब धातु को वायु के साथ दहन होता है, ये भी रिएक्शन लिखना है, ठीक है। अब कुछ परिभाषा देना है। क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है, खत्म हो गया। अब इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए जो 5 नंबर में पूछती है, ठीक है, रासायनिक में, कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। कार्बनिक यौगिक के 3 रासायनिक गुणों का उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया के साथ उल्लेख करें। तीसरा अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। बी ऑप्शन है, दिए गए धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोध क्रम से व्यवस्थित करें। फिर आपका क्या होगा ZFE कैल्शियम, इसको जो बताया गया है अवरोधी क्रम में तो उसको बताना है, ठीक है, लिखना। हाँ अवरोही मैंने कौन ज्यादा अभिक्रिया करता है। अब जीव विज्ञान में आपका सवाल है, बहुत अच्छा। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकन चित्र बनाना, पुष्प का अनुदैर्ध्य नामांकन चित्र बनाना, ठीक है। तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करता है उसके बारे में बताना है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे रासायनिक समीकरण में व्यवस्थित करें। जीवाश्म क्या है, व्याख्या करना है। जीवाश्म क्या है, जैव विकास प्रक्रम के विषय में ये क्या बतलाता है, वो हो गया। 19वां, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, ये बताना है। पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप अपनी आदतों में कौन कौन से परिवर्तन ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाना है। अब भोजन पाचन प्रक्रिया का वर्णन भी करना है। 5 नंबर ऐसे नहीं देगा, फिर अथवा करके दिया है। तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन की संरचना चित्र बनाया और इसके कार्यों को वर्णन कर देना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन कब मिलेगी, अगले क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सॉल्यूशन क्वेश्चन के साथ मिलेगी। आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को रिपीट करते रहिए और फिक्स है कि ही सब ऑब्जेक्टिव उसमें क्या आता है, लड़ती है, समझ गया। इसे रिपीट करते रहिए। चलिए ठीक है, अगले दिन अब क्लास में मिलेंगे।